नमस्कार, मेरा नाम नंद किशोर हटवाल है और मैं बर्मी को टॉक के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ अपने जीवन की, अपने संघर्षों की। तो मेरा जन्म जनपद चमोली के जोशीमठ विकासखंड के तपोण गांव में हुआ। जोशीमठ विकासखंड जैसे कि आप लोग जानते हैं सीमावर्ती विकासखंड है और उसका जो हमारा वाला इलाका है जहाँ मेरा गांव है वो जोशीमठ से नीचे को पड़ता है, जिसको तल्ला पैनखंडा भी कहते हैं। उस विकासखंड का पुराना नाम पैनखंडा पट्टी थी, वो उसी में हमारा गांव है। और जैसा कि जनपद चमोली उत्तराखंड का सीमावर्ती और विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा माना जाता है, और उसमें भी जो हमारा वाला इलाका है जोशीमठ से नीचे और पीपलकोटी से ऊपर वाला, जहाँ से पैनखंडा शुरू होता है गरुड़गंगा से, वो इलाका थोड़ा और पीछे है विकास की दृष्टि से, और तमाम आधारभूत जो संरचनाएं हैं वहाँ पे काफ़ी कम हैं, कमज़ोर हैं, सड़कें नहीं हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है उस हमारे क्षेत्र का, हमारे जो पैनखंडा जो है पट्टी सांस्कृतिक रूप से बहुत ही संपन्न है, और वो तब भी थी मेरे बचपन में, और सौभाग्य से आज भी वो बची हुई है वहाँ पे, जिसको आप गढ़वाल का कल्चर कहते हैं, गढ़वाल का फोक कहते हैं, उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति कहते हैं। वस्तुतः ये लोक संस्कृतियाँ सीमावर्ती जनपदों में ही बची हुई है, चाहे वो हमारा जोशीमठ विकासखंड हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो। इन इलाकों में जो फोक है, हमारा लोक साहित्य है, लोक संस्कृतियाँ हैं, ये आज भी है। और बचपन में जैसा कि हमारा इलाका था, स्कूलें बहुत दूर थी हमारे गांव में, हालांकि प्राइमरी स्कूल थी, लेकिन मेरे पिताजी प्राइमरी में टीचर थे, और वो हमारे गांव से और दूरस्थ एक विद्यालय में, हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर था वो, पोखनी गांव, वहाँ पर शिक्षक थे। तो बस जब स्कूल खुलती थी, बच्चे आते थे, तो मैं खुश हो जाता था। और जाड़ों में जब 10 बजे की स्कूल लगती थी और 4 बजे, 3:30 4 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद मतलब इतनी लंबी रातें, उसके बाद 4 बजे बाद में अकेला, बिल्कुल अकेला रहता था मैं उस स्कूल में। कोई व्यक्ति उस स्कूल के दूसरी तरफ, लोग पोखनी गांव के लोग सौदा पत्ता लेने के लिए पीपलकोटी जाते थे। तो मैं कोई अगर आते हुए वो लोग थोड़ा सा कभी कभार कोई व्यक्ति स्कूल में आ जाता था बैठने के लिए, तो उस समय लोग बाग प्रायः समूह में जाते थे, 2 3 3 4 लोग आ जाते थे स्कूल में शाम को 4 5 6 बजे। तो विश्राम भी करते थे, चाय वाय भी पिलाते थे पिताजी उनको। वो एक तरह का एक परंपरा थी, वो एक रिवाज जैसा था, आना बैठना। फिर तंबाकू उस समय चलन था तंबाकू पीने का, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब लोग जो ही स्कूल में आते थे तो मैं बहुत खुश हो जाता कि कम से कम कोई तो दिखे। फिर बैठते थे अंदर घर में, वहाँ पे खूब बैठ करके चाय वाय बनती थी, फिर बैठ के किस्से सुनाते थे। जाड़ों में तो जैसे जाड़ों में जब झोड़ पड़ती थी, बारिश वगैरह होती थी खूब सारी, तो उस समय तो और भी ज़्यादा, अगर बाहर बारिश हो रही तो बैठे रहते थे लोग, बातें करते थे। बड़ा धैर्य भी था लोगों में, खूब आपस में बातचीत करने का, तंबाकू पीते थे घंटों घंटों। तो मैं उनकी, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मैं उनके बीच बैठा हुआ एक जगह पे किनारे कहीं पे चुपचाप बैठा, मैं उनकी बातें सुनता था। तो मुझे ध्यान है अच्छे से कि मुझे धीरे धीरे वो लोगों की, बड़े लोगों की बातों में बहुत आनंद आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे किस्से वो सुनाते थे अपने, उस समय खेती, कृषि और भेड़ पालन, पशुपालन, इसी तरह का जीवन होता था। कोई व्यक्ति अगर फौज वोज में तो थोड़ा फौज के किस्से सुनाता था, कोई अगर कहीं, अक्सर जंगली जानवरों से सामना होता था, रीछ से, बाघ से, बाघ को मारने, बाघ द्वारा बकरियों को मारने के किस्से होते थे। तो ये सारे किस्से वो बहुत
बेहतरीन तरीके से किस्सेबाज लोग थे, अच्छे से सुनाते थे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। धीरे धीरे मेरी एक आदत जैसी बन गई थी कि जहाँ भी, जब मैं गांव भी आता था वहाँ से, तो मैं बड़े लोगों के बीच बैठ जाता था। मैं इस आदत को बीच बीच में टोकते भी थे, इस आदत को ख़राब आदत भी माना जाता था कि ये बड़े लोगों की बातें सुनना कह के ऐसा कई बार टोकते भी थे। लेकिन मेरी आदत बन गई। तो मैं जब गांव में आता था तब भी मुझे लोगों के, जैसे कहीं पे 4-5 बड़े लोग हैं, उनके बीच में बैठ के बातें सुनता था। लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से मुझे इस दुनिया को, उस समय में उस दुनिया और संसार को जानने का अवसर मिला। पढ़ने के लिए बहुत सामग्री नहीं होती थी हमारे पास। बाद में जब मैं थोड़ा सा, शायद मुझे लग रहा है कक्षा 3-4 में मैं पहुंचा, 2-3 में, तो थोड़ा पढ़ने लग गया था मैं चीज़ों को। तो वहाँ स्कूल में एक लाइब्रेरी थी, उसमें रही होंगी कोई 1500 किताबें रही होंगी, बच्चों की किताबें, किसी स्कीम के तहत आई होगी उस ज़माने में। तो बस मैंने वो किताबें चाटनी शुरू कर दी। एक एक करके मैं एक किताबों को 2-3 सालों में, जितना भी रहा, मैं एक किताब मैंने शायद 2-2, 3-3 बार पढ़ी होगी, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। फिर बाद में घर में धार्मिक किताबें थी, वो कल्याण के अंक आते थे, तो वो उनके जो चित्रों को देखना, उनके स्केच को देखना, वो स्केच मुझे कल्याण में छपे हुए जो स्केच थे वो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे। बाद में मैंने उस तरह के स्केच बनाने भी, कहीं रहा होगा मेरे सब कॉन्शियस में, तो उस तरह के स्केच भी बनाए मैंने फोक को लेके। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी कुछ ऐसी रही। और जैसा कि हम लोग बाद में भी कहते रहे हैं, सब कुछ गढ़वाली में सुनते थे हम लोग, गढ़वाली में बोलते थे। सिर्फ कक्षा में जब पढ़ते थे तो तब पिताजी हिंदी में पढ़ाते थे, बाकी सारी बातें सब आपस में जो शेयरिंग होती थी सब गढ़वाली में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से प्राप्त करने के बाद मैंने कक्षा 6, 7, 8 अपर प्राइमरी, जो उच्च प्राथमिक शिक्षा, अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल से प्राप्त की। गांव में ही हमारी जूनियर हाई स्कूल थी, वहाँ पे रहे हम लोग। तो वहाँ पे चूँकि गांव से हम लोग आते जाते थे, रात को हम स्कूल में रहते थे। रात गांव से लगा हुआ स्कूल था, लेकिन रात रहते थे वहाँ पे, ऐसा उस समय था पढ़ाई के लिए। और 3 साल वहाँ पढ़ा मैंने। हमारा उस समय 8 का बोर्ड होता था। हम लोग अपने बोर्ड परीक्षा के लिए जोशीमठ, हमारी परीक्षा हुई, जोशीमठ गए थे हम लोग। और हाई स्कूल भी मैंने बिल्कुल धुर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई की। गडोरा हमारे जनपद चमोली में स्कूल है, वहाँ पे हाई स्कूल था तब। तो वहाँ से गांव में हम लोग रहते थे, वहाँ से हाई स्कूल किया। फिर इंटरमीडिएट जोशीमठ से, और आगे डिग्री वगैरह पीजी गोपेश्वर से किया था। तो ऐसे पूरी पढ़ाई मेरी जनपद चमोली में हुई। तो लेकिन इसके साथ जो है, एक जो सांस्कृतिक संपन्नता थी, जो मैंने उस उम्र में जो चीज़ें देखी, शायद वही चीज़ें मेरे अंदर कहीं रही होंगी, और बाद में मैं उन चीज़ों पर काम कर पाया। जो जैसे एक उत्तराखंड का जो मुखौटा नृत्य होता है, काफ़ी फेमस, प्रसिद्ध है, वो विधा है। आज भी वो अपने परिचय की मोहताज है, मोहताज नहीं है नहीं कहेंगे, अभी भी उस पर काम किया जाना बहुत बाकी है। उसका मैंने सबसे पहला शो पोखनी गांव में देखा था, जब कलगोट का जाख आया था। तो रात को औसर लगते थे, ऐसा कहते हैं उसको, औसर या पत्थर लगना। तो शायद मैं 6-7 साल का रहूँगा, कक्षा 2-3 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी उसमें। तो रात को जब वो गांव में आते थे, वो जाख आता था गांव में, तो गांव में कुछ कार्यक्रम होते थे। तो चांचड़ी लगती थी पहले शाम को, लोग दाकुड़ी चांचड़ी गाते थे। फिर वो औसर लगते थे, उनको औसर लगना या पत्थर लगना भी कहते हैं। मुखौटे लगा के वो तरह तरह के स्वांग दिखाते थे, वो मैंने उस समय देखा। फिर उस गांव में
सिद्धवा विधवा नाचते थे, जो आज भी नाचते हैं, उनके नृत्य देखे तो कहीं ना कहीं वो गीत कई दिनों तक, मतलब 6-7 दिन तक नाचते थे, वो गाते थे जो लोक गायक हैं। और उसके बाद जब मैं अपने गांव में आया बचपन में, तो हमारे उस वाले इलाके में, जो पूरा पेनखंडा का इलाका है, वहाँ बहुत तरह की ऐसी सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं, सांस्कृतिक उत्सव होते हैं जो अन्यत्र नहीं हैं। और पूरे गढ़वाल में एक चीज़ ख़ास बात आप ये है कि जैसे रम्माण है, तो रम्माण भी उसी पेनखंडा में होता है। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं बचपन में जूनियर में पढ़ता था, तो हमारे बहुत सारे साथी जो रम्माण जब शुरू होता था तो स्कूल नहीं आते थे, वो सलूर के थे साथी। तो जैसे हम बोलते थे, भाई तुम कहाँ हैं, 2-3 दिन से हो गया था, यार हमारे यहाँ रम्माण है। तो रम्माण से पहले और रम्माण के बाद में वो जो किस्से सुनाते थे, उससे मतलब एक बड़ी क्यूरोसिटी जागती थी, बड़ा लगता था कि यार ये क्या होता होगा। तो रम्माण के तरह तरह के किस्से सुनाते कि ये होता है, उसमें वो होता है, खाने के पीने के, उसमें नृत्य के बातें। मुझे एक मेरा दोस्त था दीवान सिंह कुंवर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो कई बार मुझे बचपन में भी बोलता था कि यार आओ यार रम्माण देखने। तो बचपन में तो हम नहीं जा पाए, और इसलिए भी नहीं जा पाए, नहीं भेजते थे घर वाले कि यार वो दूर है, और फिर मेले में कह के वहाँ बहुत वो होती है, मेलों में जैसे पहाड़ में कहते हैं, तो इसलिए नहीं भेजते थे। लेकिन उसके बारे में हम खूब सुनते थे। जोशीमठ उस विकास खंड में जो मुखौटेओं की परंपरा है, उसमें जो नृत्य की परंपराएं हैं, जो गीतों की परंपराएं हैं, वो बहुत संपन्न है। और फिर मैं हमारे साथ वो जो जनपद चमोली की जो भोटिया जनजाति है, रंगपा समाज, वो पूरा जनपद चमोली में ही है और जोशीमठ विकास खंड में है वो। तो उनकी जो सांस्कृतिक संपन्नता है वो भी अपने आप में अभिभूत करने वाली है। बचपन में तो उतना हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन जैसे मैं जब शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति राजकीय इंटर कॉलेज छिनका में हुई, तो उस समय थोड़ा सा दृष्टिकोण विकसित हो गया था लिटरेचर को लेकर के, साहित्य को लेकर, लोक साहित्य को लेकर के, लोक नृत्यों को लेकर के, लोक कलाओं को लेकर के। तो जब नज़रिया बदला और उस नज़रिए से मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये अपने आप में बेशकीमती चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ये चिंता भी होती थी कि जिस तरह से ये बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ है, उपेक्षित पड़ा हुआ है, और उस पर बहुत कम काम हुआ है, उन पे बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया। समाज में तो होते रहे हो, लोक में तो प्रस्तुतिकरण उनका था, प्रस्तुतिकरण था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं था। मतलब जैसे अगर रामायण हो रहा है प्रत्येक साल, पता नहीं, बहुत पुरानी परंपरा जो आज की तिथि में जो शोध हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले से और बहुत ही पुरानी प्राचीन परंपरा है, और वो प्रतिवर्ष वहाँ पे होता रहा है। इसी तरह मुखौटों की बहुत प्राचीन परंपरा है, वहाँ पे जो अवसर लगते हैं, जो चाँचरी लगती है, लेकिन इनके अभिलेख नहीं रखे गए, उनका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आता था कि यार अगर 200 साल पहले भी रामायण होती थी तो उस वक्त क्या क्या होता था, कहीं कोई चीज़ दर्ज है या नहीं है, तो ये लगभग नहीं मिलती है, कहीं दर्ज चीज़ें नहीं मिलती है, कहीं अभिलेख नहीं मिलते हैं, वो उस तरह का था नहीं। तो मन में एक ये भी आता था कि ये चीज़ें जितना, अब मैं क्योंकि उस इलाके में हूँ, हमारे क्षेत्र की ये चीज़ें हैं, तो इनका अभिलेखीकरण करें। लेकिन ये काम अपने आप में, दिमाग में तो ये चीज़ें धीरे धीरे भरने लगी थी और बेचैनी होने लगी थी कि ये इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। यहाँ के लोक उत्सवों पे जो विशिष्ट उत्सव हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अभिलेखीकरण उनका होना चाहिए, उन पे लिखा जाना चाहिए, उनका आधुनिकीकरण भी होना चाहिए। ये भी मेरा एक मत था। जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब लोकगीत हैं या लोकोत्सव हैं वो लोक में रहने चाहिए और उसी रूप में रहने चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोक पे तो रहे ही वो, उसके साथ साथ वो आधुनिक मंचों पर भी आने चाहिए, आधुनिक तरीके से भी उनके प्रयोग होने चाहिए, उनका नवीन
अंतर्वस्तु के साथ, नई थीम के साथ, नए विचारों के साथ लोक कलाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान के लोकप्रियता के लिए भी हमारे लोक कलाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक विकास में लोक कलाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो मैंने कोशिश की कुछ लिखने की, उनको डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश की। लेकिन मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं शिक्षक भी था, नौकरी भी मैं कर रहा था टीचर के रूप में, और मेरा दिमाग में हर वक्त ये भी रहता था कि भाई ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जानी चाहिए, फ़ोटोज़ के रूप में उनके लिपिबद्ध करके। तो मैं फर्स्ट फेज़ में, मैंने शुरुआती दौर में मैंने ये प्रयास किया कि जो लोकगीत हैं वहाँ पर, जितने लोकगीत उस दौर में प्रचलन में थे, वो लोकगीत संग्रहित किए जाए, उनका कलेक्शन किया जाए। तो मैं इसके लिए जाता था, मैं गाँवों में, मेलों में, और जो भी उत्सव होते थे, क्योंकि लोकगीत जो हमारे बहुत अपनी प्राकृतिक फॉर्म में, प्राकृतिक रूप में, वास्तविक रूप में लोकगीत मंच पर नहीं बल्कि लोकोत्सवों में प्रस्तुत किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो मैं वो उनके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मेले में जाता था मैं, और मैं अक्सर ये कोशिश मन में ये होता था कि मैं मेले से जो होते हैं लोकगीत उनको मैं रिकॉर्ड करूं। और दूसरा तरीका ये था कि किसी जानकार व्यक्ति को बुला करके, बैठा करके उसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन ये जो दूसरा तरीका था, इसको मैं प्रयास ये होता था कि मैं जो पहला वाला है लाइव जाके, जैसे जिसको संकलित करना, संग्रहित करना। लेकिन इसमें बहुत चुनौतियाँ थी। एक तो समय का था, बहुत अधिक समय खाऊ काम था ये, जाना, फिर उत्सवों के अवसर पे जाना, फिर उस विशिष्ट समय के लिए का इंतज़ार करना। उसका ऐसा, जैसे कोई उत्सव हो रहा है, कोई मेला हो रहा है, तो ये तो है नहीं कि 2-3 दिन का, 3-4 दिन का मेला तो लगातार उसमें चाची लग रही है, लगातार गीत लग रहे हैं। मतलब एक विशिष्ट समय होता था। तो उस समय पर का इंतज़ार करना, फिर वो गीतों को, तो शुरू में तो मैं नोट करता था डायरी वगैरह में, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि इसके लिए एक टेप रिकॉर्डर भी होना चाहिए। तो मैंने उस समय, ये 88-89 की बात है, 90-91 उस दौर में, तो टेप रिकॉर्ड लिए मैंने, कुछ लोकल लिए। तो मेरे पास कम से कम 6-7 टेप रिकॉर्ड होंगे, वो जो फिर ख़राब हो जाते थे। वो बैटरी ली, जैसे कि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं चले गया कहीं लाता वगैरह, इन जगहों पे चले गया, बैटरी ले गया था 2-3-4 सेल, वहाँ ठंडा था तो वो बैटरी चली नहीं, कैमरा भी नहीं चला, कैमरे पे वो सेल वाला कैमरा होता था। तो मैं तो बिल्कुल, मतलब अजीब सा हो गया मुझे। 2-3 दिन मैंने किए थे, छुट्टी ली, फिर वहाँ से वहाँ गया। तो ऐसे बहुत बार हुआ मेरे साथ। जैसे गमसाली में मैं छिनका में टीचर रहा, शिक्षक रहा, तो स्कूल 2-3 महीने के लिए वो बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे उनका ग्रीष्मकालीन आवास थे रंगपा लोगों के, वहाँ शिफ्ट होता था। तो मैं भी वहाँ जाता था। तो वहाँ पे मैं उस ग्रीष्मकालीन आवासों में जब वो लोग रहते थे, तो वहाँ पे उनके बहुत बेहतरीन, अलग तरह के, विशिष्ट तरह के लोक उत्सव होते हैं, जिनमें पूरी लोक परंपराएं, उनके नृत्य होते हैं, उसमें गीत गाते हैं, जो उनके अनुष्ठान होते हैं, जो खान पान, विशिष्ट खान पान का आयोजन किया जाता है। तो मेरे मन में तो एक तरह का एक जुनून जैसा रहता था कि इन सब को इनका संग्रह किया जाए, संग्रहणीय चीज़ें हैं ये। क्योंकि समय के साथ मनो मस्तिष्क में कहीं ये भी बैठा था कि समय जिस तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो अगर इसी तरह ये होता रहा तो ये सारे गीत, नृत्य जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और वो हो भी रहे हैं। तो अब जैसे मुझे ये भी आश्चर्य हुआ उस समय कि मैं उसी विकासखंड का रहने वाला हूँ, और रंगपा जनजाति के जो बच्चे हैं वो हम बहुत साथ पढ़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं और साथ ही हम पढ़े हुए हैं। लेकिन उनके विशिष्ट उत्सवों से और विशिष्ट नृत्यों से, गीतों से हम परिचित नहीं थे।
जब मैं वहाँ पे गया तो एक बैरी तोको एक उत्सव होता है घमसाली में। तो ये उत्सव बैरी तोको, ये इसका नाम भी मैंने जब मैं छिनका गया तो पहली बार सुना, और मेरे ख्याल में आज भी उत्तराखंड के बहुत सारे लोग बैरी तोको उत्सव के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो जब मैंने सुना तो फिर मुझे लगा कि इस पर लिखा जाना चाहिए। तो उस पर मैं उस उत्सव को देखने गया और उस पर लिखा, उसके फ़ोटो खींचे। तो अब फ़ोटो खींचना भी अब एक अपने आप में बड़ी एक चुनौती होती थी। फिर कैमरा ख़रीदा, फिर वो रील लेने के लिए कई बार मैं देहरादून आता था। रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं कैसेट लेता था वो, तो पहले मैं तो छोटे लिए मैंने वो रिकॉर्डर, तो वो ऐसे थे, वो तो ख़राब हो जाते, वो 3-4 ऐसे ख़राब हुए। फिर एक ठीक ठाक मंगाया। फिर वो जो पुरानी कैसेट होती थी उन पे मैं रिकॉर्ड करके गीतों को रिकॉर्ड करता था। किसी ने मुझे बताया कि बाद में कि अरे ये तो कुछ ब्लैंक भी आती है कैसेट जिनमें आप सीधे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। तो ब्लैंक कैसेट वो पूरे चमोली में मिलती ही नहीं थी, गोपेश्वर नज़दीक होता था वहाँ से, तो वो नहीं मिलती। तो वो लेने के लिए कभी देहरादून आ गया तो देहरादून से हम लेते थे, देहरादून से ख़रीद के ले जाता हूँ 20, 25, 30, 40 करीब। तो अब जाके वो पूरा बैटरी के साथ वो उसका रिकॉर्डिंग करना, तो और बैरी तोको फिर मन में तो एक तरह से लालची कहेंगे इसको। बैरी तोको उत्सव के बारे में मुझे हमारे साथियों ने बताया, अध्यापक जो साथी थे। तो मुझे लगा भाई कैमरा तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। पहले भी मैं जब जाता था तो लोग उत्सवों को देखते हुए, तो फिर एक कैमरा भी ख़रीदा मैंने। बल्कि पहला कैमरा मेरा जेनिथ का था, वो मैंने बी मोहनेगी जी से ख़रीदा था, मुझे अच्छे से याद है। और फिर निकॉन का लिया था, वो भारी होता था थोड़ा लाने ले जाने में। तो बहुत सारे फिर फ़ोटोज़ लिए, उनके बारे में सूचनाएं ली, उन पे लिखा। जैसे लाता की विखूत पे लिखा। लाता में आज भी अपने आप में एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतर तरीके से बहुत एक अलग तरह की विखूत का आयोजन किया जाता है, जिसमें रानी राधिका नृत्य होता है, उस पर लिखा। और साथ ही मेरा जो गीत संग्रहण का था एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में, वो करता रहा मैं। जितने भी गीत थे, जो बहुत तरह के गीत थे, जो भी मुझे गीत मिलते थे मैं रिकॉर्ड करके उनको फिर लिप्यांकन उनका कर देता था। जब मेरे पास थोड़ा बहुत चीज़ें एकत्र हो गई, काफ़ी लोकोत्सवों जो उत्सव मेले वगैरह परंपराएं थे, तो उन पे मैं छोटे छोटे लेख लिखता था पत्र पत्रिकाओं में। तो ये उस दौर में छपते थे सब। बैरी तोको पे लिखा। लास्पा एक उत्सव होता था, जब ये लास्पा उत्सव हमारे जो आम उत्सवों से एकदम अलग हट के है। ये तब होता है जब रंगपा जनजाति के लोग ग्रीष्मकालीन आवासों से शीतकालीन आवासों में आते हैं, वहाँ बंद करके जब सारा उनका जब शीतकालीन आवासों में आते हैं तो यहाँ पर वो अंतिम जो 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों में उन गांवों में लास्पा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो लास्पा उत्सव पे भी मैंने लिखा, वो छपा भी। तो ये एक तरह से उस दौर में एक शुरुआत सी थी मेरी 90-91 के दौर में, 92। और फिर आगे चल के जब मैंने इधर उधर फिर और गाँवों में भी जाता था मैं, तो जब जैसे कई बार ये होता था कि कहीं अचानक सूचना मिली कि वहाँ पे भाई मेला हो रहा है, कोई उत्सव है, तो मैं फिर रात को शाम को निकलता था, रात भर वहाँ रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि रात भर मैं मेले में रहा, वहाँ पे गीत वीत रिकॉर्ड किए, सुबह में स्कूल पहुँच गया, क्योंकि सब मुझे इसी उसमें करना होता था। और बाकी छुट्टियों तो मेरी आम तौर पे छुट्टियों में मैं यही सब करता था। तो ये चीज़ें जब मेरे पास कुछ गीत वीत अलग अलग तरह के, अलग अलग फॉर्म के, अलग अलग विधाओं में खूब सारे गीत मेरे पास डायरी में भी हुए और ऑडियो फॉर्म में भी जब एकत्र हुए थे, तो फिर मुझे लगा कि इनका एक संग्रह करना चाहिए। तो लगभग 96 के आसपास मैंने उनको लिखना शुरू किया। एक तरह के गीत जिनको चांचड़ी गीत बाद में मैंने उसको नाम दिया।
तो वो चांचड़ी गीत का कलेक्शन हुआ और वो उसका लिप्यांकन शुरू किया मैंने। और फिर ये आया मन में कि इस पर यार किताब निकाली जाए। तो अब मैं राजकीय इंटर कॉलेज छिनका में था, तो अब टाइप वाइप करने का था, तो मैं टाइप कराने के लिए गोपेश्वर आता था, वहाँ से 12, 13, 14, 15 किलोमीटर गोपेश्वर। तो छुट्टी के बाद शाम को जैसे गोपेश्वर आया, वहाँ पे तब नया नया एक कंप्यूटर सेंटर खुला था 94, 95 में, 95, 96 की बात हो गई है। तो उन पे मैं टाइप करवाता था बैठ के। चूँकि वो गढ़वाली में होते थे, तो ये नहीं था कि जैसे मैंने लिख दिया तो मैं उनको दे दूं तो वो टाइप कर लें, वो पढ़ नहीं पाते थे उस ज़माने में। तो गढ़वाली में बहुत ही कम लोग कर पाते थे टाइप, अभी तो कुछ प्रकाशन होने लग गए हैं। अब बैठ के 2-3 घंटे जितना भी होता था, काफ़ी, अब वो नए बच्चे होते थे, वो टाइप करने वाले, सीखने वाले बच्चे होते थे, तो बहुत गलतियां करते थे। मतलब 1, 2, 3, 4 घंटे में 3-4 पन्ने टाइप हो पाते थे, वो इतना होता। तो मुझे वो गीतों को टाइप करवाने में लगभग महीना भर लग गया, रोज़ आना जाना, फिर उनका हिंदी में। और वो 1 महीने बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं गया, 2-3 दिन की शायद मैं गांव चले गया, फिर मैं वहाँ गया तो लगभग पूरे गीत टाइप हो गए थे। और 3-4 दिन का ब्रेक था, उसने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट उसने बंद कर दिया। फिर मैं गया तो कहने लग गया कि गुरुजी मेरी हार्ड डिस्क जो है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। तो मेरे लिए तो ये शब्द ही नहीं आता, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का क्रैश होना, वो जो है वो मैं डाटा रिकवर करवा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या मतलब कह रहे हैं आप, क्या डाटा रिकवर, कि वो तो हो गया है, मैं अब ले जा रहा हूँ कहीं। तो फिर मैं दूसरे दिन गया तो मैंने कहा हुआ ये, कि नहीं हो रहा है। वो कहीं किसी को दिखाया शायद उसने, तो पूरा ख़त्म ही हो गया वो। फिर वो 1 हफ्ते बाद फिर गया मैं, फिर पूछा मैंने, फ़ोन भी नहीं थे तब। तो उसने कहा कि गुरुजी नहीं, वो तो सब ख़त्म ही हो गया, और फिर करना पड़ेगा। अब वो मैं तो गुस्सा भी नहीं कर पाया, मैं जब तक कुछ बोलूँ उसको तो अपनी बातें बोलने लग गया। अरे साहब मेरा तो ये था, इतना था उसमें डाटा, इन्होंने ऐसा कर दिया यहाँ पे सब, और मेरा ये काम वहाँ से था, ये काम यहाँ से था। वो एकमात्र था शायद गोपेश्वर में उस ज़माने में। वो तो मैं बहुत ही हतोत्साहित सा, निराश जैसा हो गया मैंने इतनी मेहनत के बाद। फिर वो दोबारा से फिर मैं 5-6 महीने, साल भर तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा हटाओ इसको, छोड़ो। फिर वो, लेकिन चूँकि अब ये चीज़ें तो पैदा होती रहती है मन में, फिर वो साल भर बाद जब सब ठीक हो गया तो मैं वो चीज़ें थोड़ा भूल गया। तो फिर से गया मैं, फिर से शुरू किया। फिर कुछ साथियों ने किया कुछ टाइप, तब कंप्यूटर वगैरह 1-2 इंस्टीट्यूट और खुल गए थे गोपेश्वर में। तो इसके बाद फिर प्रकाशन भी उस समय हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। वहाँ पे कोई ऐसा इस तरह का था नहीं प्रकाशन। देहरादून में आया तो फिर यहाँ पे बात की, तो यहाँ से वो छपी है चांचड़ी झमाकों के नाम से किताब लोकगीतों की। और उस समय तो उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी कि वो बहुत मेहनत का काम तो है ही, वो मेरे लिए और मेरे जो संसाधन थे और मेरी जो परिस्थितियाँ थी, वो मेरे हिसाब से बहुत झमेले का काम था। वो बहुत संघर्ष का, बहुत मेहनत का काम, क्योंकि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं थी, पूरा परिवेश में इस तरह का नहीं था, कोई ऐसा सपोर्ट जैसा। तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ही उलझाने वाला, बहुत ही झंझट का काम होता था। फिर वहाँ से देहरादून आके फिर यहाँ पे पब्लिश कराना, प्रूफ देखना उसका, फिर यहाँ रहना, खाना, फिर वो काफ़ी संघर्ष का था। लेकिन बाद में जब वो छपी चांचड़ी झमाकों विंसर पब्लिकेशन से, तो उस किताब का काफ़ी स्वागत किया गया। और आज भी उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नए हमारे सिंगर उस संग्रह से लोकगीतों को गाते हैं, और पुनः वो लोकगीत हमारे समाज में यूट्यूब के माध्यम से, उन सिंगरों के माध्यम से, उन गायकों के माध्यम से लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जो लोकगीत जो समाप्त होने वाले थे, तो फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो फिर अच्छा लगता है। वो संघर्ष, सब जो मुश्किलें झेली हैं, वो सब
ठीक लगती है। तो ये तो लोकगीतों का था। उसके साथ लोक उत्सवों को भी कोशिश की समझने की कि जो हमारे विशिष्ट तरह के लोक उत्सव होते हैं, जैसे मैं लास्पा की बात कर रहा था, तो ये अपने आप में एक अलग तरह का उत्सव है जो प्रवर्जन पे होता है। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि इन लोक उत्सवों को, इनकी जो आत्मा है वो जीवित रहे। हम जब कई बार लिखते हैं किसी उत्सव पे, किसी परंपरा पे, तो बहुत टाइप्ड जैसा होता है। हम बस जो हमारे दिमाग में पहले से होता है उसी सांचे में हम लोग इसको बना करके लिख लेते हैं। और जो पाठक होते हैं उनके पास कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए मूल चीज़ नहीं होती है। वो जो मैंने लिखा हुआ है, जो राइटर ने लिखा हुआ, लेखक ने, उसी को वो, उसने कुछ भी लिखा हुआ उसी को वो सब कुछ सच मानते हैं। तो ऐसा बहुत होता है लोक कला, लोक संस्कृति के साथ। असल बात, अगर मैं किसी लोकोत्सव के बारे में लिख रहा हूँ और जिस गांव के लोकोत्सव के बारे में मैंने लिखा, वो मेरा लिखा हुआ अगर उस गांव वाले को पढ़ाया जाए, अगर वो उससे सहमत होता तो वो उसकी सफलता है। शहर वाला तो होगा ही। पाठक जो एक आम पाठक है, उसने तो मूल लास्पा नहीं देखा हुआ है, तो वो तो जो मैंने लिखा वो बोलेगा अरे वाह ऐसा ऐसा होता है, ये तो सब फर्स्ट हैंड जानकारियाँ हैं। तो ये होता है अक्सर। ये लोक परंपराओं पे, लोक उत्सवों पे जब हम लिखते हैं, लोकगीतों पे जब हम लिखते हैं, लोकगीतों की विधाओं की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसके अपने विचार उसमें आ जाते हैं, अपना फ्रेम उसमें आ जाता है। जैसे मैं लास्पा की जो बात कर रहा था, तो अब वो अपने आप में एक अलग तरह का है। उसके जो आयोजित होता है लास्पा, उसके पीछे क्या कारण थे, उसको जानना, उसके मर्म को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चनर बना के कोई किसी स्थानीय व्यक्ति से इंटरव्यू ले लें, हाँ बताइए साहब ये क्यों बनाया जाता है। तो जो लेखक, जो शोधार्थी वगैरह, वो ये सोचते हैं कि शायद इसको एग्जैक्ट पता है व्यक्ति को कि ये क्यों मनाया जाता है। जैसे अगर मैं गढ़वाल का हूँ, गढ़वाली हूँ, अब मुझसे कोई आदमी कैमरा लेके और माइक लेके ये बोले कि अच्छा आप बताइए साहब आपके यहाँ जो ये घुघतिया त्यौहार है, ये इसके पीछे क्या कारण है मनाने जाने के। तो ज़रूरी नहीं मुझे बातें एग्जैक्ट आती हो, तो वो खुद महसूस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो ऐसा मैं प्रयास करता था कि इन चीज़ों को ढूंढा जाए, बड़े बुज़ुर्गों के बीच रह के उन उत्सवों में शामिल होकर। तो मैं 2-3 बार उस उत्सव में गया और फिर मैंने 3-4 बार जाने के बाद उसके फ़ोटो लिए, उनके गीतों का संग्रहण किया और तब जाके मैंने एक करीब 8-10 पेज का एक फीचर लिखा। तो उसमें मैंने फिर ये महसूस किया कि उसमें मैं थोड़ा सा एक इस तरह का न्याय कर पाया कि वो उत्सव अपने मूल स्वरूप में लिख पाया मैं। इसी तरह जैसे राजजात की परंपरा है, तो राजजात पे भी मैंने कोशिश की कुछ करने की, काम करने की, और ये प्रयास किया कि राजजात का जो वास्तविक स्वरूप है उसको आगे उसको लिया जाए, उसको प्रोजेक्ट किया जाए, जो वास्तविक रूप है उसका। होता ये है, हो ये रहा है कि राजजात पे, जैसे राजजात शब्द है तो आमतौर पे लोग ये सोचते हैं साहब ये यात्रा है। एक इसी तरह का एक बना हुआ है, एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि राजजात माने यात्रा है। वो एक मोटा सा एक है कि वो साहब 18 दिन की होती है, 19 दिन की यात्राएं होती है, 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, और नोटी से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। ये मोटा मोटा एक है। इस सरलीकरण के चक्कर में जो राजजात का विराट स्वरूप है, जो उसके दूसरे पहलू हैं, ये किनारे हो जाते हैं। हम उसके सही स्वरूप को नहीं रख पाते हैं सामने, लोगों के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, पाठकों के सामने। उसके जो बहुआयामी स्वरूप है उस पर नहीं, वो आ ही नहीं पाता है, खासकर लेखन में। तो मेरा ये प्रयास होता था कि
और कोशिश की मैंने कि उसके सारे पहलुओं को, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है, वो एक मेला भी होता है, वो एक उत्सव भी होता है, वो एक अनुष्ठान भी होता है, धार्मिक अनुष्ठान, वो एक रिवाज भी है, वो एक ध्यानियों का एक उत्सव भी है, उसमें जागरों की परंपरा भी है, उसमें नृत्य भी होते हैं, उसमें वो हमारे जो है जो खान पान और जो हमारी आजीविका, जो वो हमारी आजीविका, स्थानीय आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। और उसमें जो ध्यानियों की जो मायके बुलाने की जो परंपरा है, वो भी उसका एक कारण है। राजजात के पीछे एक जो ध्यानियों को बुलाया जाता है, तो उसके बहुत सारे आयाम हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नोटी से शुरू हुआ और होमकुंड पे ख़त्म हो गया, और वो सिर्फ नोटी से ही नहीं होता, वो जगह जगह से, कुरूर से भी यात्रा निकलती है, और उत्तराखंड के हर छोटे छोटे इलाकों से, हर गांवों से, अल्मोड़ा से आती है, आपके धारचूला से यात्रा आती है, और लाता से आती है। तो ये एक उसका एक विराट स्वरूप है। तो जब हम आम तौर पे जब लिखा जाता है, काम किया जाता है, तो हर राइटर का अपना सीमाएं होती हैं, क्योंकि इस पे इतना विस्तृत रूप से काम नहीं करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोग ये अंदाज़ लगा देते हैं, एक आध लेख पढ़ के, एक आध फीचर या एक आध किताबें पढ़ करके ये अंदाज़ लगा देते हैं कि राजजात क्या है। लेकिन वो राइटर का भी एक दायरा होता है। मैं भी अगर इस पे काम करूँगा या कोई किताब निकालूंगा तो मेरा भी एक सीमित पक्ष होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसके सारे पहलू का उल्लेख कर सकें उसमें। तो लेकिन अब मैंने प्रयास ये किया कि उसके अधिकांश पहलू को छू सकें, बहुत सारे पहलुओं को छू सकें, जो सामाजिक पहलू है, जो उसमें कलाएँ हैं, जो उस ऐसे उत्सवों के माध्यम से जो हमारी जो आर्थिकी जुड़ी हुई है उससे, जो लोक गीत, इन उत्सवों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि लोक गीत और लोक नृत्य इन्हीं अवसरों पर पुनर्जीवित होते हैं और नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो हमारे उत्सव परंपराएं हैं, इनका एक बड़ा योगदान ये होता है। अगर ये न हो तो, क्योंकि लोकगीत गाने के, लोक नृत्यों को नृत्य करने के और हमको अवसर देते हैं, तो इन्हीं अवसरों पर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन गीतों को गाती है और नृत्य करती है, और ये नृत्य, ये पूरी परंपराएं, ये कलाएं नई अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। तो ये भी एक पहलू है इन उत्सवों का। इसी तरह रामायण का है। रामायण भी सिर्फ एक मेला नहीं है, वो रामायण या एक मुखौटे लगा करके नृत्य करना नहीं है। उसमें भी पूरा एक उस समाज का पूरा एक दर्शन जुड़ा हुआ है उसमें। पूरा वो 15 दिन तक होता है, 15-20 दिन तक होता है जो मुख्य रामायण होता है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रामायण सिर्फ एक नृत्य नहीं है, सिर्फ एक नाट्य नहीं है, वो एक अनुष्ठान की परंपरा भी है। वो बिखोत के अवसर पर किए जाने वाला एक लंबा उत्सव भी है। वो जो धार्मिक अनुष्ठान है गांव वालों का, सलूड़ डुंगरा गांव वालों का, वो भी है। वो एक तरह की यात्रा भी है, जैसे राजजात में भी यात्रा निकलती है। राजजात जो है में यात्रा एक पहलू है, उसका एक अंश है। ऐसी रामायण में एक अंश यात्रा का भी है। उससे पहले जब भूमियाल देवता बाहर आते हैं सलूड़ गांव में, तो वो आसपास के गांवों की यात्रा करते हैं, तो वो भी उसका एक पहलू है। और फिर लोगों का मिलना जुलना, गांव में आना, खाना पीना, ये सब जो एक सामुदायिक जीवन होता है, वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन उत्सवों को, इन पर कोशिश की मैंने कि ये इस सही स्वरूप में आ सकें, और उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि हम ले आए हैं उसको, और ये एक व्यक्ति से भी ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है।
ये पूरा जब तक इस पे सामूहिक रूप से और इंस्टीट्यूशनल प्रयास और संस्थानों के द्वारा और बड़े पैमाने पे जब तक इस पे काम नहीं होगा, तो हम यहाँ की सारी लोक परंपराओं को, नृत्यों को, यहाँ की जो जितने भी एक विशिष्ट तरह की जो सांस्कृतिक घटनाएं हैं, उनको हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं अगर सामूहिक रूप से हम ये नहीं। एक दो व्यक्ति के काम करने से बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब वो तो एक व्यक्ति की सीमा होती है। तो राज्य जात की परंपरा में जैसे कि उत्सव मेले के साथ साथ नंदा देवी के जागर भी गाए जाते हैं, और ये जागर इसी अवसर पर गाए जाते हैं, वो चाहे वार्षिक जात हो, चाहे 12 या उससे अधिक वर्षों में होने वाली राज्य जात हो। और गाथा गायन, नंदा देवी का जो जागर गायन है, जो नंदा देवी की गाथा गाई जाती है, वो भी इस उत्सव का, इस यात्रा का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो इस पूरी राज्यात के अवसर पे इस उत्सव में मेरा ये भी प्रयास रहा कि जागरों का संग्रहण किया जाए, जो नंदा देवी के से संबंधित गीत हैं, नंदा देवी की जो गाथा है और नंदा देवी के जो जागर हैं, इनका संग्रहण, लिप्यांकन करें। तो ऐसा किया, और इसके लिए मैं जो वार्षिक जात होती है उनमें भी गया। गाँवों में जो नंदा देवी से संबंधित उत्सव होते हैं, नंदा देवी के लोकोत्सव एवं उत्सव की परंपरा भी एक विराट परंपरा है पूरे उत्तराखंड में के पहाड़ों में। इन अवसरों पे भी जागर गाए जाते हैं, और सारे जो उत्सवों में और अलग अलग तरह के उत्सवों में जागरों के अलग अलग वर्जन प्रचलित हैं। ऐसा नहीं है कि नोटी में जो जागर गाए जाते हैं वही कुरूर में भी गाए जाएंगे, वही अल्मोड़ा में या वही पिथौरागढ़ में। ये अलग अलग फ्लेवर हैं जागरों के, अलग अलग विविधताएं हैं जागरों में, बहुत विविधता है। कहीं कुछ किस्से हैं, कहीं कुछ और नए किस्से हैं, कहीं कुछ गाया जाता है तो कहीं कुछ और नई चीज़ें गाई जाती हैं। और इस तरह से एक, अगर हम पूरे उत्तराखंड के जागरों का अगर संग्रहण करें तो हमको एक बहुत अलग तरह के विविधतापूर्ण हमको गीत मिलते हैं। और ये तो अंतर्वस्तु की बात है, लेकिन इसका जागरों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसकी गायन परंपरा, गायन शैली। गायन शैलियाँ भी पूरे उत्तराखंड में बहुत विविध है, बहुत ही अलग अलग तरह की शैली है। अब नोटी में कुछ और तरह से गाए जाएंगे, लाता में कुछ और तरीके से गाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में कुछ और गायन शैलियाँ हैं, तो अल्मोड़ा में कुछ और तरह से गाए जाते हैं। इन गायन शैलियों को हम धुनें भी कह सकते हैं। अलग अलग धुनों में अलग अलग तौर तरीक़ों से ये जागर प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें छोटी छोटी जो अंतर कथाएँ हैं, जो छोटी उपकथाएँ भी चलती हैं जागरों में। नंदा देवी की मुख्य कथा के साथ, नंदा देवी के जीवन के साथ उससे इतर भी किस्से जागरों में समाहित रहते हैं। तो इस पर भी प्रयास मैंने ये किया कि इस पे काम करूं। कुछ गीत मैंने कुछ जागरों का संग्रह किया। जागरों के संग्रह करते हुए जब मैं इनको लिपिबद्ध कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि पूरे के पूरे नंदा देवी के जागर एक तरह से ये जागर लंबे लंबे एक तरह के संवाद हैं। जैसा कि लोकगीतों की एक शैली रही है, लोकगीतों में संवाद शैली या प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। जैसे मालू झाले की घुघुती ले मालू झाले की घुघुती, मालू झाले की घुघुती ले मालू झाले की घुघुती, घुघुती तू खोनी न खाया घुघुती, मेरो दादू लुंग्योर घुघुती। ये गीत घुघुती को संबोधित है। जैसे ए ऊंची डांडियो तुम नीसी वावा बोबा जी को देश देखण देवा, ये डांडों को संबोधित है ये गीत। ये एक शैली है लोक गीतों के रचना की, रचना शैली। तो जागरों में भी इस शैली का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे नंदा देवी
लंबे लंबे आख्यान हैं नंदा देवी के जो वो अपने माँ बाप को संबोधित करती है। बहुत लंबे लंबे आख्यान हैं जब नंदा देवी कैलाश में जाती है और वहाँ की जो भौगोलिक प्रतिकूलताएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका वर्णन करती है। लेकिन ये वर्णन नहीं होता है, ये सीधा सीधा एक नरेशन नहीं होता है, ये अपने माँ बाप को और अपने मायके को संबोधित होता है। वो कष्ट, भौगोलिक प्रतिकूलताओं के और मुश्किलों के, जीवन की मुश्किलों का जो संबोधन होता है वो माँ बाप के लिए संबोधन होता है। तो इस तरह की शैलियों का प्रयोग जागरण में बहुत मिलता है। प्रश्नोत्तर शैली जैसे शिव और पार्वती का, शिव और नंदा का लंबे संवाद है, बहुत लंबा संवाद है। 4 दिन स्वामी मैं तोड़ा जाए लो, फिर शिव पूछते हैं कि रात दिन गौरा त्योरो खनो मैं तो के, तो एक लंबा सा संवाद है। तो ये मैंने जब महसूस किया कि ये पूरा, इसमें पूरी एक नाटकीयता है नंदा देवी के जागरों में, और एक नंदा देवी के इर्द गिर्द सारी कथा घूमती है। उसमें इन जागरों में नंदा के माता पिता हेमंत और मैना के बचपन से लेकर के, उनके विवाह से लेकर के, उन हेमंत और मैना की शादी होना, फिर नंदा देवी का जन्म, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान को आना, वहाँ से ऋषा में उसका बचपन किस तरह का है, कैसे वो अपने साथियों के साथ खेलती है, क्या उसके अंदर गुण हैं, किस तरह की वो, असल में इसमें पूरी जागर परंपरा में ये महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा इन जागरों की रचना हुई है, और उत्तराखंड की स्त्रियों के, ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा। और इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर इसमें पुरुषों का भी कोई योगदान अगर है तो वो उन्होंने स्त्री विषयक रचना भी हम जागरों को कह सकते हैं। मतलब उन्होंने स्त्रियों के दृष्टिकोण से ही अपना योगदान इसमें दिया है। इसको हम नारी विमर्श की लोक रचना भी इनको कह सकते हैं, जागरों को, क्योंकि पूरे नंदा देवी के जागरों में पहाड़ी स्त्रियों ने अपने सारी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं, अपने जज्बात, अपने दुख, अपने सुख, अपने सपने सब नंदा देवी के चरित्र के माध्यम से और इन जागरों में विभिन्न चरित्रों के माध्यम से बुने हैं। तो जब ऐसी नाटकीयता, तो फिर मेरा एक ये मन में आया कि ये एक बहुत अच्छा नाटक बन सकता है, गीत नाटक। तो मैंने एक प्रयास किया, नंदा की कथा नाम से एक गीत नाटिका की रचना की, और उस गीत नाटिका को, उसमें नंदा देवी की कथा है। नंदा देवी जागरों में, नंदा देवी, देखिए नंदा देवी की कथा के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक कथा जो रिसर्च में, जो हमारे इतिहासकार, जो मानव विज्ञानी, जो अध्ययनकर्ता, जो लोग कथा लाते हैं इतिहास से लेकर के, इतिहास सम्मत जिसको कहते हैं, और एक कथा जो लोक में प्रचलित है, जो मिथक के रूप में, लोक विश्वास के रूप में लोगों के अंदर है, और वो कथा है जागरों के माध्यम से। जैसे राम कथा को हम ये मान सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण और किताबों के माध्यम से, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायणों के माध्यम से हमारे समाज में है आज, वैसे ही नंदा देवी की कथा कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई है, बल्कि वो जागरों के माध्यम से हमारे पूरे उत्तराखंड के समाज में प्रचलित है, संरक्षित है वो। तो उन्हीं जागरों को, उस कथा को, जागरों के माध्यम से संरक्षित कथा को, उस लोक विश्वास को, उस मिथक को इस नाटक में, नंदा की कथा नाटक में पिरोने की कोशिश की है हमने। और उसमें वही जागर परंपरा के गीत हैं, वही धुनें का प्रयोग किया गया है, उन धुनों के आसपास रहने का कोशिश की गई है। हालांकि मंच की अपनी ज़रूरतें होती है, मंच पे कुछ जब लोक से चीज़ें मंच पर आती है
तो अपने आप कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। मंच की कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं जो अपने अनुसार उन गीतों को ढालना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया गया उस गीत नाटिका में, नृत्य गीत नाटिका उसको लिखा है मैंने। तो ये कोशिश की गई है कि जो मूल चीज़ें उसमें बरकरार रहें, वो जो धुनें हैं, वो जो शब्दावली है, जो एहसास है, वो उसमें आ सके। तो ये तो जागरों का नंदा देवी की जो पूरी उत्सव परंपरा है, जिसमें राज्यात भी एक परंपरा है, इसका एक पहलू है। एक पहलू इसका जागर गीत है। आप जागर तो क्यों बहुत लंबी परंपरा है, उसको रात दिन गाते हैं, कई दिनों तक गाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब हम आज के समय में जी रहे हैं और आज का समय ये कह रहा है कि जागरों के हमको छोटे छोटे इस तरह के वर्जन बनाने चाहिए, इस तरह के गीत बनाने चाहिए जिसे हम आधुनिक माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से हम नई पीढ़ी को पहुंचा सकें। तो वो भी मैंने कुछ उन जागरों से एक व्यवस्थित करने का प्रयास किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जागर जो संग्रहित किए वो सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि वो गीतों के माध्यम से हमारे नामचीन जो गीतकार हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण और किशन महिपाल, इन्होंने अब उन गीतों को गाया और वो आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, यूट्यूब पर वो गीत हैं और उन गीतों के माध्यम से हम नई पीढ़ी उस जागर परंपरा से परिचित हो सकती है, उसकी खूबसूरती को वो महसूस कर सकते हैं। एक जो मेरी एक कविता है, बोए जाते हैं बेटे उगाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों में और लहलाती हैं बेटियाँ। ये कविता जब मैंने इसकी लिखा था, इसको ये करीब 93-94 में मैंने इसको लिखा और ये उस समय पहली बार उत्तरा में छपी थी। वो नैनीताल से एक पत्रिका छपती है और इस कविता को, ये एक जो कविता है, ये वस्तुतः ये 8-9 कविताओं की एक सीरीज़ थी और इस सीरीज़ की 3 कविताएं उस समय उत्तरा में छपी थी और ये कविताएं लोगों ने उस समय काफ़ी पसंद की, जो बुद्धिजीवी लोग भी थे। तो इसका फिर अंग्रेज़ी में अनुवाद भी हुआ, लेकिन बाद में इस कविता को कई संगठनों ने अपने यहाँ पे इस पे पोस्टर बनाए, इस पे कई जगह पर्चे छपे, इस पे कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि ये किसने लिखी हुई है। बहुत लंबे टाइम तक ये होता रहा। मैं तो गोपेश्वर में था, छिनका में था मैं, तो साथियों के फ़ोन आते थे कि आपकी कविता हम यहाँ पे एक पोस्टर में देख रहे हैं, आपका नाम नहीं है। आज कभी किसी ने मुझे एक बार, कादम्बनी में भी ये कविता छपी थी किसी और नाम से और 2 बार छपी। कादम्बनी में ये कविता अलग अलग नामों से 2 बार छपी हुई है। तो इसी ऐसे ही बहुत जगह अपने अपने तरह से लोग छापते थे। बाद में जब यूट्यूब वगैरह आया तो यूट्यूब पे भी लोगों ने इसके डाले, अपना यूट्यूब में ये कविता डाली, कईयों ने इसको गाया भी, काफ़ी ये लोकप्रिय हुई। लेकिन इसमें एक बात ये हुई कि जो उस सीरीज़ की जो दूसरी कविताएं थी वो उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं किया। वो 7-8 कविताएं थी, वो बाद में कुछ पत्रिकाओं में छपी भी, वो काफ़ी जगह 2-3 जगह छपी हैं वो, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये कविता काफ़ी लोकप्रिय हुई और कई लोगों ने उसको अपने अपने तरह से लिया। बाद में कुछ लोगों ने उसको अपनी लाइनें भी जोड़ी। कई जगह ऐसा भी हुआ कि उस कविता में मेरी तो ये 6-7-8 लाइन की कविता है, उसमें 8 लाइन अपनी जोड़ दी और नीचे से मेरा नाम लिख दिया। कई जगह ऐसा भी हुआ। कई जगह ये हुआ कि पूरी कविता ही अपने नाम से छपा दी। तो ये इस कविता का वो था। उसके अलावा भी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जो छपी हैं, हिंदी में लिखी हैं कविताएं। नाटक का भी एक मेरा संग्रह है, मंगलू जागरिया उसका नाटक का नाम है। और वो नाटक, ये नाटक एक जागर जो गायक है, हमारे उत्तराखंड के जो जागर गायक हैं, इनके जीवन पर आधारित है ये नाटक, कि क्या उनके संघर्ष होते हैं, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं और क्या वो वर्तमान में वो जो गाते हैं जागर, उसकी क्या महत्ता है, वो जागर मूल रूप से
क्या होते हैं, ये सब उस नाटक में है। एक जागरिया का संघर्ष उसमें है और उसकी चुनौतियाँ भी हैं। और उसकी इस नाटक में उसकी जो महत्ता है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके अंदर जो कलात्मक चीज़ें हैं, उस पर भी ये नाटक प्रकाश डालता है। इसमें मतलब इस नाटक में जिस देवता को वो अवतरित करता है जागरिया, वो देवता एक दिन अचानक उससे ये पूछ बैठता है कि भाई तूने मुझे क्यों जागृत किया। अब जागरिया थोड़ा हतप्रभ हो जाता है। वो कहता भाई अरे भाई देवता आज मुझे क्या पूछ रहा है। देवता ये कहता कि भाई तूने मुझे जागृत किया, पर क्या तू खुद में जागृत है। तो वो निरुत्तर हो जाता है। फिर देवता गांव वालों से पूछता भाई तुम लोगों ने जागरिया को बुलाया यहाँ, अब देवता को जागृत करने के लिए, हमको जागृत करने के लिए बुलाया इसको, लेकिन क्या आप लोग जागृत हैं, क्या आप जागरूक हैं। तो ऐसे सवाल जवाब इसमें होते हैं। तो अंत में जो मंगलू जागरिया है वो ये तय करता है कि वो देवताओं के साथ साथ मनुष्यों के भी जागर गाएगा, जिससे मनुष्य जागृत होगा। और देवता उसको ये कहते हैं कि भाई देखिए हम तो देवता तो जागृत ही हैं, हम कोई सोए हुए नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आदमी जाग गया, मनुष्य जाग गया, जिस दिन तू खुद जाग गया, तो उस दिन आदमी देवता हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इस तरह का है। तो वो हमारे उस परंपरा का एक इसका मूल स्वर नाटक का ये है कि कैसे हम अपनी लोक परंपराओं को आज के संदर्भ में हम उसको अपडेट कर सकते हैं, नया कर सकते हैं उसको। असल में क्या होता था कि जैसे अब ढोल पे काम किया मैंने, ढोल पे लोगों पे, और कई बार मैं जैसे कई जागरियों को मैं बुलाता था घर पे, उनसे गीत सुनता था। तो लोग बोलते थे, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, बोलते थे मेरे को। कई बार गांव के कई लोग, हमारे साथी लोग, मजाक ही में सही, लेकिन बोलते थे कि तू तो भल्ला है, भल्ला। हमारे इधर भल्ला जो है वो जागर गाने वालों को बोलते हैं, या तू जागरिया है, या इस तरह की बातें बोलते थे। या ऐसा कहते थे यार तूने क्या पकड़ रखा है ये। या कहीं मैं अगर किसी का फ़ोटो ले रहा हूँ तो मेरे को देख के हंसते थे कि बस तेरे को फ़ोटो खींचने के लिए वही रह गए। अब मैं कोशिश करता था समझाने की, तो लेकिन अब उपहास एक ऐसी चीज़ है, तो इस फील्ड में शुरू में लोगों ने उपहास उड़ाया। और दूसरा ये था कि अब मैं तो टीचर था, छोटी सी, उस ज़माने में तो बहुत तनख्वाह भी नहीं होती थी, लेकिन इसमें खर्चा होता था उस ज़माने में, रील दुलाने का, वो ख़रीदने का, फिर वो देहरादून से कलर लैब, उन दिनों देहरादून होती थी, देहरादून आते थे दुलाने के लिए, फिर वो किताबें प्राप्त करना। तो एक बजट भी एक पहलू होता था। तो लोग कई बार मुझसे ऐसा भी प्रश्न करते थे कि अच्छा तुम जो इसमें खर्चा कर रहे हैं, ज़रूर तुमको कहीं से पैसा मिलता होगा। ऐसे मतलब एक शक की निगाह से देखते थे। तो ऐसा भी था। और एक अब लोक कलाओं पे जैसे मैं लिखता था, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा पत्रिकाएं वगैरह भी नहीं होती थी। उत्तराखंड बनने के बाद खूब सारी मैगजीन छपने लगी, तो कहीं अगर कोई इक्का दुक्का छप गया। एक बार मैंने किसी ढोल वादक का इंटरव्यू लिया और वो छपा अखबार में, लोकल अखबार में। तो मेरे पास 2-3 लोग आ गए कि अजीत आपने तो उनका छाप दिया, हमारे बारे में भी लिखो, आप तो हमारे बारे में लिखते ही नहीं है। ऐसा भी लोग रखते थे, अपेक्षाएं रखते थे। और हमारे वाले उस इलाके में क्या था कि जैसे कई बार लोग बाग जो है, चुनौतियाँ, जैसे ठंडा होता था बहुत ज़्यादा, तो ठंड में ये सब गीतों को कलेक्ट करना, उन पे लिखना वगैरह, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता था, बड़ा मुश्किल होता था इसको। और फिर उसको जस्टिफाई करना कि जैसे साहब आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। स्कूल से तालमेल बैठाना, स्कूल में भी बहुत, अब वो तो सभी जगह होता है, सरकारी स्तर पर बहुत सहयोगी रुख जैसा नहीं होता था। मैं एक मुश्किल ये थी मेरा कि जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पर मेरी एक अलग दुनिया होती थी। मैं किसी से इस बात को शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई इस तरह के टेस्ट का होता नहीं था आसपास अगल बगल की, जिनसे मैं इस तरह की बातें करूं, गीतों की, नृत्यों की, लिखने की। तो लगभग मैं 2 तरह से जीता था मैं। अगर मैंने किसी से बात कर दी तो वो सुनते नहीं थे, या अगर सुनते थे तो फिर वो हंसी जैसी उड़ाते थे। लेकिन बाद में ऐसा भी नहीं है, एकदम इसका एक ही पहलू नहीं है। दूसरा पहलू ये भी था कि कुछ लोग पहचानने लगे, वो
रिकॉग्नाइज़ करने लगे चीज़ों को, उनको लगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें इसने मुझे थोड़ा ऊर्जा दी, तो इससे मेरा काम आगे चलता गया।